चलिए तो देखें, आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 5 कार्य ऊर्जा शक्ति, इसके अंतर्गत बच्चों पिछले लेक्चरों में ये प्रश्न छूट गया है, तो हम पहले इसको पढ़ रहे हैं, फिर आइंस्टीन के समीकरण पढ़ाएंगे, है ना। रोलर को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है, क्यों? चाहे रोलर समझते हो, रोलर जो रोड को समतल करने के लिए प्रयोग करते हैं, मैदान को समतल करने के लिए प्रयोग करते हैं, या इसको छोड़ दो, हाथ ठेला तो देखा ना आपने, उसको भी खींचना आसान होता है, ढकेलना कठिन होता है। हमें ऐसा लगता है कि अरे पीछे से धक्का दें तो ज्यादा शायद हम पर फोर्स लगा पाएंगे, लेकिन उसको खींचना ही आसान है, तभी आगे उसके हैंडल बने हैं, नहीं तो पीछे नहीं भरा देते। और कोई भी चीज हो, ट्रैक्टर में ट्रॉली लगी है, समझ गया ना, तो ट्रैक्टर उसको भी क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो एक्चुअली में चीजें जो होती हैं, कोई भी रोलर हो, हाथ ठेला हो, टांगे गाड़ी हो, ये सबको खींचना आसान होता है और धकेलना इनको कठिन होता है। क्यों होता है, जरा देखें, इस आंसर को अपन समझते हैं कैसे। ये मान लीजिए एक हमारे पास रोलर है कोई, और ये रोलर का मान लीजिए हैंडल है, ठीक है। अब इस रोलर को अगर धकेलेंगे तो ऐसा फोर्स लगाएंगे, समझ गए ना आप, और खींचेंगे तो ऐसा फोर्स लगाएंगे। खींचना तो फोर्स की डायरेक्शन देख रहे हैं ना, ये है पुल फोर्स और ये है पुश फोर्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, जब हम इसको ढकेलेंगे, ध्यान देना, तो मान लीजिए हम क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज है, क्षैतिज से थीटा कोण पर इसको ढकेल रहे हैं, ऐसे यहाँ पर क्षैतिज से थीटा कोण पर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अब ध्यान देना, दोनों बातों पर ध्यान देना है ना। जब हम इसको ढकेलेंगे तो आरोपित बल का द्विविमीय वियोजन करो, एक होगा क्षैतिज घटक और एक कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक होगा F cos थीटा होगा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, F sin थीटा। ध्यान देना, और इसका भार कहां काम करेगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर, ठीक है ना। अब मिलाइए, जब आप इसको ढकेलेंगे तो आरोपित बल का ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर कार्य करेगा, जो इसके भार को बढ़ा देगा, क्योंकि भार में प्लस हो जाएगा, ये भार में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फिर रोलर को ढकेलना क्या हो जाएगा, कठिन, क्योंकि हमने खुद से ही उसका भार बढ़ा दिया। ये समझ लो, हमने अपना आधा वजन उसी पर रख दिया, और तो रोलर को ढकेलना क्या हो गया। अब जरा उस तरफ देखते हैं, वहां पर क्या होगा। जब उसको खींचेंगे तो आरोपित बल का वियोजन करिए, ऊपर आएगा हमारा F sin थीटा और सामने क्या आएगा, F cos थीटा। ध्यान देना, अब आरोपित बल का ऊर्ध्वाधर घटक कहां काम करेगा, ऊपर की ओर काम करेगा, और भार कहां काम कर रहा है, तो जो उसके भार को घटा देगा। आरोपित बल का ऊर्ध्वाधर घटक रोलर के भार को क्या करेगा, घटा देगा, अतः इसको खींचना आसान है। यानी कि आपने क्या कर लिया, उसका वेट कम कर लिया। अभी देखो, वही फोर्स उसके वेट को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, अब वही फोर्स उसके वेट को क्या कर रहा है, जबकि सामने की वो बराबर फोर्स है। यहां पर भी सामने की वो कितना लग रहा था, यहां पर भी कितना लग रहा था, तो देखो F sin थीटा ने हमें फायदा करा दिया, इसलिए रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान है। अब इसकी जगह आप हाथ ठेला ले लो, तो वो भी वही चीज है। हाथ ठेले को मान लीजिए वो खींच रहा है मजदूर, तो खींच रहा है तो F sin थीटा उसके भार को क्या करेगा, कम करेगा, तो उसको खींचने में आसानी होगी। और अगर वो ढकेल रहा हो समतल सड़क पर, तो आरोपित बल का ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकली नीचे काम करेगा, तो उसके भार को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसलिए रोलर को, अब इसके आंसर को मैं बोल रहा हूं, फाइनली आपको क्या लिखना है, फाइनली आपको लिखना है, एक तो ये चित्र बनाना पड़ेगा, और ये लगभग हर साल ये प्रश्न आता है, ठीक है ना। एक तो ये आपको चित्र बनाना पड़ेगा, फिर आप लिखोगे कि चित्र से स्पष्ट है। क्या लिखोगे आप, चित्र से स्पष्ट है, जब रोलर को ढकेला जाता है तो आरोपित बल का ऊर्ध्वाधर घटक उसके भार को बढ़ा देता है, जिस कारण से ढकेलना क्या होता है, कठिन। जब इसको खींचा जाता है तब आरोपित बल का ऊर्ध्वाधर घटक उसके भार को
घटा देता है, इसलिए इसे खींचना आसान होता है। तो ये 2 क्वेश्चन इसके अंदर है और दोनों के आंसर है। क्या सबको समझ में आ गया? बन जाएगा सभी से? अब क्लियर है? अब रूलर को हटा करके हाथ हिलाया जाए, टांगा आ जाए, तो बात एक ही है, बात एक ही है। नहीं तो सर आपने रूलर पढ़ाया था वहां टांगा आ गया तो टांगा भी आ जाए ना तो भी काम यही करना है। समझ में आ गई ना बात? चलो ठीक है, बता दें इसको। अब आते हैं अपन आइंस्टीन के पिछले लेक्चर का था, इसलिए मैं बताया नहीं था आप लोगों को, मिस हो गया था, इसलिए आपको अभी बता दिया, ठीक है ना। अब आते हैं अपन आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण, अपन इस पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा संघट्ट। तो क्या कहता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण? जरा ध्यान से सुनना, बहुत कमाल की चीज है। जब 1905 में उन्होंने एक क्वेश्चन दिया 1905 के अंदर, तब तत्कालीन वैज्ञानिकों के बीच में बड़ा बहस का मुद्दा बना कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब ऐसा क्या था उस समीकरण में, तो समीकरण देखने से पता नहीं चलेगा उसमें क्या था, लेकिन अभी मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो बहुत गजब की चीज लिखी थी, ठीक है ना। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण कहता है E = mc²। इसको बोलते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। यहां पर कौन सी चीज क्या है? यहां पर E ऊर्जा है, M द्रव्यमान है, C प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल है। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जब भी होगा वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, जब आप इससे कोई चीज निकालोगे समीकरण के साथ ऐसे, तो वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा किसका समीकरण है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। अगर परीक्षा में लिखने को आएगा तो बन जाएगा। आपको प्रश्न आ गया कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए, तो आप लिख दोगे? तो आप लिख देना कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण में द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच तुल्यता दिखाई गई है, जो निम्नानुसार है, E = mc², और संकेतों का अर्थ बता देना, E क्या है, M क्या है और C क्या है, ठीक है ना। अब ऐसा क्या था कि ये बहस का मुद्दा बना? इस समीकरण में अगर आप ध्यान से देखें, एक तरफ है एनर्जी, दूसरी तरफ है मास। यानी कि आइंस्टीन ने अपने समय में बताया कि द्रव्यमान और मास दोनों एक ही चीज है, और हम द्रव्यमान को मास में और मास को द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान से मास बनेगा और मास से द्रव्यमान से ऊर्जा बनेगी और ऊर्जा से द्रव्यमान बनेगा। तो हम द्रव्यमान और ऊर्जा को परस्पर परिवर्तित कर सकते हैं। आप सोचिए उस समय जब 1905 के आसपास से समीकरण दिया गया होगा, तब क्या स्थिति रही होगी, जब आज भी ये स्थिति है। क्या आपको लगता है कि ये सही है? वो कह रहा है सब कुछ, इसका मतलब हुआ पूरी दुनिया में सब कुछ ऊर्जा है। इसका मतलब क्या है? पूरी दुनिया में सब कुछ क्या है? ऊर्जा है, सब कुछ, और कुछ ही नहीं है। एवरीथिंग इज एनर्जी। ये स्टैंड भी एनर्जी है, समझ गया मैं? आप सब कुछ एनर्जी है। तो क्या ये सही है? आप कैसे डिसीजन में पहुंच गए कि नहीं है? तो ये जो समीकरण अगर सही नहीं होता तो आज बताओ कितने साल हो गए इसको? जल्दी बताओ कितने साल हो गए समीकरण को? 120 साल, लगभग 125 साल से हम क्यों पढ़ रहे होते? नहीं है? अगर इक्वेशन काम का नहीं होता, ये सब नहीं होता, तो हम 125 साल हो गए, तब से अपन क्यों पढ़ रहे होते इसको? तो काम का कहलाया। हाँ सही है। ये समीकरण द्रव्यमान और ऊर्जा में तुल्यता को दर्शाता है। आइंस्टीन ने समीकरण के द्वारा बताया कि आप कभी भी द्रव्यमान को अगर ऊर्जा में
और ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट करते हो तो कितना द्रव्यमान या कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी उसका कैलकुलेशन इस समीकरण से हो जाएगा। यानी उन्होंने ना केवल ये बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में या ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते, अपितु ये भी बताया आप बदलोगे तो इतनी ऊर्जा बनेगी, बदलोगे तो इतनी ऊर्जा बनेगी। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा कितनी ऊर्जा बनेगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कर रहा हूं 1 ग्राम द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा, 1 ग्राम द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा, ठीक है ना। 1 ग्राम समझ गया ना, मात्र 1 ग्राम द्रव्यमान से अगर हम ऊर्जा में बदले तो कितनी ऊर्जा मिलेगी हमें। कितने द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, सबको समझ आ गया। 1 ग्राम तो समझते हो ना, है ना। 1 ग्राम द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा मिलेगी हमें, आज यहाँ देखते हैं। आइंस्टीन केस द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण, ठीक है ना। तो समीकरण में E इक्वल टू क्या होता है, m चीज, तो इसमें m का मान कितना रखना है, 1 ग्राम, लेकिन ग्राम नहीं किलोग्राम में चलेगा क्योंकि C का मान मीटर प्रति सेकंड में है ना, ऐसा ही पद्धति है। तो मैं इसको लिख देता हूं 1/1000 किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/1000 ग्राम हो गया। चलो C का मान पता ही है, तरह रखो यहाँ पर। तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/1000 गुणे 3 गुणे 10 घात 8। इस पर क्या लगाना है, C स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर लगाना है, ध्यान देना। अब देखते हैं क्या होगा, इक्वल टू 1/1000 गुणे 9 गुणे 10 घात 16, 8 दूनी 16। घातांक के ऊपर घात हो तो गुणा करते हैं और संख्या के ऊपर घात हो तो उसका उतना वर्ग कर देते हैं, 2 एक वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग 9। अब ये फाइनल आंसर होगा, 3 घातें कट जाएंगे इसमें से, तो आंसर आएगा 9 गुणे 10 घात 13 जूल। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, 9 गुणे 10 घात 13। देखते हैं कितना है 9 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी ऊर्जा मिलेगी इसको पढ़ते हैं अपन, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 100 खरब, 100 खरब मान लो, 900 खरब जूल ऊर्जा मिलेगी। 900 खरब कितने से, अब सोचो जरा, सोचो जरा कितना भयंकर का है। इतनी ऊर्जा मिलेगी आपको किससे, 1 ग्राम द्रव्यमान से। जरा ध्यान से सुनना आप इस बातों को, है ना। बहुत सारी बातें समझने की हैं, पता नहीं है आपके दिमाग में एंटर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोशिश पूरी करेंगे समझाने की, है ना। तो आपको परीक्षा में आता है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए और इसकी सहायता से 1 ग्राम द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा की गणना कीजिए। वो कंप्लीट क्वेश्चन आएगा। कैसा आता है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए और इसकी सहायता से 1 ग्राम द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा की गणना कीजिए। अब उसकी इच्छा 1 ग्राम से करवा दे, 1 किलोग्राम भी करवा दे 1 ग्राम भी करवा दिया, 1 किलोग्राम की या 2 ग्राम की, 50 100 ग्राम जितना की कराना हुआ करा लेगा। तो कैलकुलेशन कैसे करना समझ में आ गया। तो 1 ग्राम द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा की वैल्यू होगी 9 × 10 का 13 जूल, इतनी ऊर्जा मिलेगी, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्या सही है, मिलती होगी, मिलती होगी, तो आपको बताते हैं हाँ मिलती है, ठीक है। अब इसका कहां पर देखा अपन ने कैसी मिलती है। अब जब 1905 में समीकरण दिया तब तो लोगों को उतना भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं की खोज हुई, क्या की खोज हुई, नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, सुना आपने। सूर्य में कौन सी हो रही है, सूर्य में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, सूर्य हमें ऊर्जा क्यों दे रहा है, कौन सी मतलब क्रिया से दे रहा है। सूर्य में क्या कोयले का विशाल भंडार है, ये कोई लेकर के धोंक रहा है सिगड़ी, कहां से आ रही है सूर्य में इतनी ऊर्जा, बताओ। कक्षा 11 के बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं। सूर्य में या किसी भी तारे में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कौन सी, कोई भी तारा हो, सूर्य क्या है, तो इस यूनिवर्स में जितने भी तारे हैं उसमें जो ऊर्जा आ रही है वो आ रही है नाभिकीय
संलयन अभिक्रिया से। अब सोचिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कितने भयंकर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित सूर्य में से इतनी ऊर्जा आ रही है कि रोड का डामर पिघल जाता है। समझ आएगी ना बात। इतनी भयंकर की ऊर्जा आ रही है वहां से यहाँ तक। कितने दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर। पूरे सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है एकमात्र सूर्य। पूरे सौर मंडल की बात करें तो वो 8 ग्रह मिलाकर के पूरा समझ गया ना सिस्टम। समझ गया सबके लिए पूरे सौर मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। सबको ऊर्जा सूर्य से मिल रही है। क्या ये बात सही है? मानते हो? कैसे? क्या मुझे मिल रही है सूर्य से? सूर्य से मिल रही है। सही है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। आपको ऊर्जा कहां से मिली? दाल चावल भाजी नॉन धनामृत तेल इनसे? उनमें कहां से आई? बात समझ आ रही ना। आपने रोटी खाई, रोटी से आप में ऊर्जा आई, लेकिन रोटी जब बनी क्या से बनी? वो गेहूं से। गेहूं कहां से आया? पौधे से। पौधे ने क्या किया? प्रकाश संश्लेषण। और उसमें उसने सूर्य से क्या ली? सूर्य की ऊर्जा से पौधा पनपा, पौधे को खा करके हम पनपे। तो सूर्य से ऊर्जा किसमें आई? पौधे से। और बाद में अपना भी क्या होगा? बाद में अपना भी क्या हो रहा है? 1 क्विंटल लकड़ी और तो फिर ऊर्जा समझ गया ना। फिर तो फाइनली ऊर्जा आई कहां से? उसी से ना। शेर को कहां से मिली? शेर ने खाया हिरण, हिरण ने खाया पत्ता। नहीं समझे? शेर ने किसको खाया? तो शेर को ऊर्जा हिरण से मिली। हिरण ने क्या खाया? पत्ता घास फूस। उसको कहां से मिली? क्लियर होगी ना बात। एट लास्ट है तो वही, है तो वही। चलो कोई सोचे अरे सर हम तो पेट्रोल जलाकर बनाते हैं ऊर्जा। क्या से? चलो उसकी भी बात करते हैं। पेट्रोलियम 10th क्लास में पढ़ा आपने? कहां से आया? हजारों साल पहले जब जीवाश्म जमीन में दबे। कौन से दबे? जो ऊपर थे हम आप जैसे। ये पूरा जंगल है तो ये जंगल बना कैसे? सूर्य से बना। सूर्य की ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण से पूरा जंगल डेवलप हुआ। अब वो जंगल क्या हो गया? अब उसका हुआ अनाक्षी शोषण। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनाक्षी शोषण। तो वहां पर उसका तेल निकला। उस तेल से बने क्या बनाई? पेट्रोलियम ऊर्जा। एट लास्ट है तो सूर्य का। क्योंकि वो जो जंगल हजारों साल पहले दबा है उसने क्या किया था? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की थी। बात समझ आ रही ना। तो कहां से आई? आप बताओ पूरे सौर मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्लियर है ना बात। अब आते हैं नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम सुना आपने? सुना होगा। चलो कहां पर इस्तेमाल किया गया सबसे पहले? हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरार्ध में हिरोशिमा और नागासाकी 1945 के लगभग इसको यूज किया गया। और आज भी वहां पर घास फूस नहीं होती है। समझ गया ना। और जिसमें लगभग 2 लाख लोग मारे गए तत्काल। समझ गया ना। और उसके बाद मरते रहे कई सालों साल तक। कहां पर? कहां पर है? जापान में। तो वो जो बम है, जो परमाणु बम गिराया गया था, उसमें होती है नाभिकीय विखंडन। कौन सी विक्रिया होती है? तो कितने भयंकर ऊर्जा निकलती होगी? कितना भयंकर का रेडिएशन होता होगा। समझ आएगी ना बात। कि उससे एक बार में लाखों लोग क्या होते हैं? मारे जाते हैं। दुनिया के कितने सारे देश हैं जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर सुना आपने? 10th में सुना होगा ना। उससे ऊर्जा बनाई जाती है। अभी आप रूस का यूक्रेन के युद्ध देखें टीवी में, तो वो केवल यही सोच रहे हैं कि इनका नाभिकीय रिएक्टर पर कैसे हमला करें, वो निपटा दें तो ये देश अपने आप ही निपट जाएगा। तो वो कह रहा है भैया सब मर जाओ लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर को सुरक्षित रखना, उसमें नहीं कुछ हो जाए। तो उसमें नाभिकीय विखंडन होती है। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में बहुत कम मटेरियल यूज होता है, लेकिन
लाखों करोड़ों मेगा जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। जितनी सारी ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। अगर हमें इतनी भयंकर ऊर्जा उत्पन्न करनी हो तो पूरे जंगल जलाऊं नहीं आएगा, है ना। वहां पर पता चला इतनी सी यूरेनियम में सब चल रहा है। पनडुब्बी सुनी आपने? पनडुब्बी निकली है, पनडुब्बी सुनी? तुम तो ले सुना तो नहीं। तो निकले पनडुब्बी कहाँ चलती है? पानी के, और महीनों रहती है। उसमें डीजल कौन डालता है? कैसे चलती है? जबकि इतनी भयंकर की पनडुब्बी, कितनी भयंकर ऊर्जा उसको लगती होगी चलाने में। तो एक बात तो क्लियर है कि उसमें डीजल पेट्रोल तो डालते नहीं होंगे, तो छोटा रिएक्टर लगा देते हैं, वो नाभिक की ऊर्जा से चलती है। इसलिए एक बार वो निकली तो कई महीनों कई साल तक चलेगी, अब नहीं आएगी। समझ गया ना? पता चला एक बार वो तट से रवाना हुई, समझ आ गई ना बात? अब वो कई महीनों के लिए फ्री है। अब उसमें इतनी भयंकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो, उससे कि पूरी पनडुब्बी संचालित होती है, पूरी की पूरी, बिल्कुल मतलब हर चीज। उसमें इतने सारे सैनिक रहते हैं, वो अपना भोजन पानी सब कुछ करते होंगे। उतना भयंकर की वो पानी को चीर करके चलती है, उतना भयंकर वजन लेकर के पूरा का पूरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसका काम करता है। तो सबके लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो क्या करते हो? रिएक्टर लगा दो। एक बार चालू किया, महीनों के लिए सालों के लिए फुर्सत है, चली जा रही है। समझ आ गई ना बात? तो इन अभिक्रियाओं में जब वैज्ञानिकों के सामने प्रश्न आया कि यार इसमें ऊर्जा कहां से आती होगी, तो आइंस्टीन ने बोला आओ हम बता रहे हैं कहां से आती होगी। बोले यहां से आती है। समझ आ गई ना बात? तो उन्होंने बताया कि अब मेरे समीकरण पर विश्वास करो, 1 ग्राम द्रव्यमान को नष्ट करने पर आपको 900 खरब जूल ऊर्जा मिलेगी। 1 ग्राम द्रव्यमान को क्या 150 ग्राम नष्ट कर दोगे तो झंडी हो जाएगी? नहीं होगा। तो उन्होंने बताया नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है। मतलब मैं आपको बता दूं, नाभिक विखंडन में एक नाभिक काय में, एक मोटे मोटे तौर पर समझ लो, एक नाभिक काय में टूटता है, 2 छोटे नाभिकों में टूटता है। एक काय में टूटा, दो, जैसे एक मान लो कल्पना कर रहे हैं, ये समझे ना, 100 ग्राम क्लियर है। मान लो कल्पना करो एक नाभिक 100 ग्राम का है, वो टूट करके 2 बने, तो वो दोनों का द्रव्यमान 100 ग्राम नहीं होता है। उन दोनों का द्रव्यमान पता चला 80 ग्राम है, कल्पना, या 90 ग्राम है। तो बाकी का 10 ग्राम कहाँ गया? ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। इसलिए नाभिकीय विखंडन भयंकर ऊर्जा निकलती है। इसी प्रकार जब नाभिकीय संलयन होता है, तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है? 2 नाभिक जुड़कर क्या करते हैं? 2 नाभिक जुड़ करके एक नाभिक का निर्माण करते हैं। 2 नाभिक जोड़कर क्या करते हैं? एक नाभिक का निर्माण करते हैं। अब जो 2 नाभिक जुड़े, मान लो वो 20-20 ग्राम के थे, जुड़े तो कितने का बनना चाहिए था? 40 का नहीं बनेगा, पता चला 35 का बना। 5 ग्राम कहाँ गया? और इतनी भयंकर ऊर्जा निकलती है कि उस एनर्जी को कंट्रोल करना मुश्किल है। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन आसानी से नहीं कर पाते पर कहीं भी। नहीं तो वैज्ञानिक अपना खुद का सूर्य बना लें, और बना रहे हैं। चीन ने बनाया था लेकिन कुछ घंटे काम किया था। दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हैं अपना आर्टिफिशियल सूर्य बनाने में। अपना सूर्य बनाओ, उससे क्या फायदा होगा? रात में पूरी सिटी में लाइट चाहिए ना, कुछ नहीं है, शहर के ऊपर स्थापित कर देंगे, रात में चालू कर दिया, पूरे शहर के लिए क्या मिलेगी? रोशनी। सब स्ट्रीट लाइटें बंद है, ये सब बंद है, स्ट्रीट लाइटें पूरी बंद है। अब एक केवल एक, जैसे एक बल्ब लगा दो आप सबसे ऊंचाई पर, अच्छा बहुत बड़ा बल्ब, तो पूरे में क्या करेगा? वो उजाला करेगा। और जो जो अपने घर में सोलर पैनल लगाए होंगे वो सबकी ऊर्जा रात में ही बनेगी और दिन में ही बनेगी। अब किसी को लाइट चाहिए, सोलर पैनल लगाओ, अपनी ऊर्जा बनाओ, फ्री रहो, ना बैटरी चाहिए ना कुछ चाहिए, सीधे सप्लाई करो। समझ आ गई ना बात? तो बनाया, चीन ने बनाया। और भी एक और देश है किसके, उसका भी कर रहा है, स्कॉटलैंड या जिसका भी, वो भी बना रहा है। तो इसमें क्या है ना, सूर्य बनाने में क्या कठिनाई है? उसमें नाभिकीय संलयन करानी है। नाभिकीय संलयन में इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। हम उसको कहाँ कंट्रोल करें? हमें ऐसा कौन सा सिस्टम लेना है जिसमें, जैसे मैं आपसे कहूँ आपके घर में मान लीजिए लकड़ी के या एल्यूमिनियम के बर्तन है और आपको लोहा पिघलाना है। बर्तन काहे के हैं? पिघलाने का है, पिघलाओ।
पिघला लोगे? अरे जब आप गर्म करोगे तो उससे पहले तो बर्तन ही पिघल जाएगा, नहीं होगा? लोहा पिघलने से पहले क्या पिघल जाएगा? बर्तन पिघल जाएगा। तो हमें कैसी चीज चाहिए लोहा पिघलाने के लिए? जिसका गलनांक लोहे से भी वो चाहिए हमें, तब तो हम लोहे को पिघला पाएंगे। ये तो कैसे पिघला लेंगे हम? समझ आई बात? ऐसी तो यहाँ पर है, इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलना है, उसको कंट्रोल करना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा सिस्टम, ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीन, ऐसी मेटल चाहिए जो उतनी सारी ऊर्जा को क्या करे, वो कंट्रोल कर पाए, दे पाए, तब तो अपन उसको बना पाएंगे। तो ये करना है, ये सबको पता है, नाभिकीय संलयन भरेगी तो बना ले। समझ गया ना? तो ये बड़ा कठिन काम है अपने आप में ये करना, ठीक है ना? तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जैसी अभिक्रियाओं में निकलने वाली ऊर्जा की गणना इक्वल टू इस समीकरण से आसानी से की गई। समझ में आ गई ना बात? तब सबको इसका महत्व समझ में आया कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर बात हो गई ना? हम और आपकी बहुत सारी ऊर्जा पैदा करते हैं रोज, द्रव्यमान को ऊर्जा बदलते ही है, हालांकि उसका कैलकुलेशन इसके साथ से हम नहीं कर पाएंगे। जैसे आपके घर में सिलेंडर आया, सिलेंडर में कितनी गैस रहती है? 14 किलो 200 ग्राम। कितनी रहती है? अब जाकर पढ़ लेना, सिलेंडर के ऊपर लिखा रहता है 14.2 लिखा रहता है। आया भाई? तेरा तो 14.5 का है। तो इतनी गैस उसके अंदर रहती है। अब 1 महीने बाद वो खाली हो जाती है, तो कहां गई? कहां गई बताओ मुझे, कहां गई वो? ऊर्जा में बदल गई। तो 14 किलो उसका क्या था? वेट, और यानी कि उसके अंदर द्रव्यमान था, और वो कहां में कन्वर्ट हो गया? तो द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? आपने 1 किलो रद्दी ली, आग लगा दी, तोल लेना 1 किलो, उसने क्या किया? आग लगा दी आपने। आग लगाने के बाद राख इकट्ठी की, उसको तोला, पता चला वो राख 100 ग्राम है। अब मुझे बताओ 900 ग्राम कहाँ गया? तो क्या आइंस्टीन गलत थे? सही तो थे कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, और बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, लेकिन हम ऐसी मशीन नहीं बना पा रहे हैं जो इसका एक्यूरेट कैलकुलेशन कर पाए। दूसरी बात, हम अभी किन चीजों से बना रहे हैं उनको हमने अलग रख दिया कि ये कहलाते हैं ज्वलनशील पदार्थ। पत्थर से नहीं बना पाएंगे, पत्थर में भी तो द्रव्यमान है। अब तुम खतरा से बना लो, पत्थर से नहीं बन रहा तू। अब ऐसी कितनी सारी चीजें हैं, ऐसी कितना सारा मटेरियल इस दुनिया में जिससे हम ऊर्जा नहीं बना पाते, इसलिए स्वीकार नहीं करते। अब अगर हम ऐसी कोई मशीन बना लें जो द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल पाए, ध्यान से सुनना, द्रव्यमान को क्या बदल जाए? जो द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल दे, तो अपन उसमें पत्थर डाल देंगे, तो पत्थर को वो क्या बदल देगी? उसको तो द्रव्यमान से मतलब है, इस चीज से मतलब नहीं है कि मिट्टी का तेल है, कि पेट्रोल है, कि डीजल है, कि पानी है, कि क्या है। अगर हम ऐसी मशीन बना पाए जो द्रव्यमान से मतलब रखे और द्रव्यमान को क्या बदल दे? ऊर्जा को, तो सोचिए वो कैसी मशीन होगी। उसमें आप कुछ भी डाल दो, पत्थर डाल दो, रेत डाल दो, पानी डाल दो, जिस चीज में द्रव्यमान होगा उसको क्या बदल देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए वैज्ञानिक इसको आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं कि कहाँ हो रहा है ऐसा, द्रव्यमान कहाँ बदल रहा है। लेकिन जहां बदल रहा है तो वहां तो मैं दिख रहा है। अब आप दूसरी बात देखें, इसी से मैं कर दूं m इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। ध्यान देना, m इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर? ये समीकरण बता रहा है कि एनर्जी से मास बन जाएगा। क्या बता रहा है? लेकिन बहुत सारी एनर्जी से इतना सा बिल्कुल छोटा सा मास बनेगा, बहुत सारी एनर्जी से। क्यों बनेगा? क्योंकि सी स्क्वायर का भाग जाना है, और सी की वैल्यू कितनी है? अब आप किसी संख्या में इसके वर्ग से भाग दो तो उत्तर कितना आए। जैसे किसी संख्या में 2 से भाग दो आधी हो जाती, 3 से भाग दो 1/3 हो जाती, 4 से भाग दो 1/4 हो जाती, 100 से भाग दो तो 100वां भाग निकलेगा। अब आप 3 × 10⁸ के वर्ग से भाग दो, और इससे वर्ग से भाग दो तो आंसर कितना आएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान बनाने में ऊर्जा बहुत लगेगी। ऊर्जा, जैसे आपको छोटी सी द्रव्यमान से बहुत सारी ऊर्जा मिली,
ऐसी बहुत सारी ऊर्जा से छोटा सा द्रव्यमान बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? आप लोग बताओ, आप लोग का वेट जितना भी हो, मुझे नहीं पता कितना है, आप लोग बचपन से अभी तक आप लोगों ने कितना अन्न खाया होगा? समझ रहे ना? अगर कैलकुलेशन करें तो आप कई कुंटल गेहूं खा गए, सब्जियां खा गए, है ना, तेल मिर्च नमक हल्दी, बर्गर पिज्जा, और क्या वो कहते हैं लटकू लटकू से, है क्या कहते? अरे वो नए नए जमाने की समैया मैगी, हाँ पता मैगी आप कितना कुछ खा गए, उसके बाद आपकी शरीर ये इस स्थिति में आ पाया। बना कैसे है शरीर तुम्हारा? भोजन किया, भोजन से बनी ऊर्जा, ऊर्जा से क्या का निर्माण हुआ? शरीर का निर्माण हुआ। समझ रहे ना? तो कितना सारा द्रव्यमान लगा इसको बनाने में, कितनी सारी ऊर्जा उससे जनरेट हुई होगी बॉडी में, तब जा करके बना होगा। समझ गया ना? एक पेड़ को बनने में कितने साल लग जाते? वो दिन रात बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता रहता है, तब वो अपना मतलब भोजन तैयार करता है और अपने आप को वो डेवलप करता है। सालों लग जाते उसके लिए। तो पता चला 20-25 किलो का पौधा या वृक्ष वो बनने में कई साल लगे। इसने मतलब कितनी ऊर्जा का क्या किया? यूज किया। तो ऊर्जा से द्रव्यमान बनना स्लो प्रोसेस, बहुत अनंत सूक्ष्म क्रिया, और द्रव्यमान से ऊर्जा बनना बहुत फास्ट प्रोसेस, बहुत फास्ट। अभी सीख छवा बने जा रहे, सीख छवा बन गए, ऐसे हो रहा नहीं हो रहा है। तो ये वन साइडेड बहुत ज्यादा है, अदर साइडेड से बहुत कम, मतलब ये बहुत कम होगा, ये बहुत ज्यादा होगा। एनर्जी बहुत फास्टली बनती है पर मास बहुत स्लो बनता है। मास बनने की प्रोसेस बहुत स्लो है, लेकिन मास से एनर्जी, एनर्जी से मास बन रहा है। ये किसने बताया? आइंस्टीन ने। तो ये था हमारा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण, ठीक है ना? और आज भी ये लोगों के बीच प्रासंगिक बना हुआ है, आज भी एक पहेली जैसा है, लोग स्वीकार नहीं कर पाते कि ऐसा है, क्योंकि आइंस्टीन ने जितनी जितनी चीजों के बारे में बताया, अपेक्षिकता के सिद्धांत से लेकर के तमाम तक, तो वो सब बातें इसी समय की हैं। और लोगों ने फिर बहुत रिसर्च किया आइंस्टीन के माइंड पर कि इतना भयंकर का सोच कहां से आई होगी, है ना? तो कभी आपको मौका मिले तो आइंस्टीन के बारे में पढ़ना, मौका मिले आपको तो आइंस्टीन के बारे में पढ़ना कि कितने गजब की कल्पनाएं की उन्होंने। उनकी लिखी हुई थ्योरी को आज भी समझना बड़ा कठिन है। उन्होंने जो पुस्तकें अपनी लिखी तत्कालीन, उनको पढ़ करके और उनका अर्थ निकाल करके आज भी वैज्ञानिक बड़ी बड़ी खोजें कर रहे हैं। वो 100 साल बाद की फिजिक्स 100 साल पहले लिख गए कि इतना गजब का माइंड उनका रहा। बहुत ज्यादा खोजें उनके बारे, उनके जो पत्र हैं, जो उनके शोध पत्र हैं, उनको पढ़ करके लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना? जैसे कि एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं, ठीक है ना? समझने की कोशिश करना। आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत से इसको मैं उठा रहा हूं, ठीक है?